तैयार है ये? स्टार्ट। क्या 80 साल बाद दुनिया एक बार फिर विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी है? ये सवाल पिछले 2-3 सालों से करोड़ों लोगों के मन में उठ रहा है। पहले रूस यूक्रेन और फिर इजराइल फिलिस्तीन के बीच संघर्ष के बीच दिनों दिन बढ़ रही तनातनी दुनिया को सीधे सीधे दो खेमों में बांट रही है। विश्व युद्ध की आशंका के बीच रूस ने मंगलवार को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को मंजूरी देकर धड़कनें और बढ़ा दी हैं। इसके बाद अमेरिका ने यूक्रेन में अपने दूतावास को बंद कर दिया तो नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क ने भी युद्ध अलर्ट जारी करते हुए अपने सैनिकों को तैयार रहने को कहा है। संकेतों को समझा जाए तो दुनिया नए टकराव के लिए कमर कस रही है। यहाँ चिंता की वजह सिर्फ यह नहीं है कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव से हालात बिगड़ने की आशंका भी भविष्य के खतरे की तरफ इशारा कर रही है। इजराइल और यूक्रेन के पक्ष में जहां अमेरिका और नाटो देश हैं, वहीं फिलिस्तीन के पक्ष में ईरान, रूस और चीन खड़े हैं। यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया के सैनिक रूस का साथ देने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। 3 साल से चल रहे युद्ध में यूक्रेन ने रूस पर पहली बार अमेरिकी मिसाइलें दागकर मामले को तूल दिया है। इसका असर जल्दी ही दिख सकता है। अगर तीसरे विश्व युद्ध के हालात बने तो इसका खामियाजा दुनिया के तमाम देशों को उठाना पड़ेगा। दुनिया की बड़ी ताकतें सीधे सीधे 2 खेमों में बंट गई हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके अमेरिका के साथ भी संबंध अच्छे हैं, तो रूस के साथ भी। भारत इजराइल और ईरान को भी साथ लेकर चल रहा है। आज के हालात में भारत तटस्थ राष्ट्र की भूमिका निभा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और यूक्रेन की यात्रा कर शांति के सकारात्मक प्रयास कर चुके हैं, पर इस दिशा में अभी सकारात्मक नतीजे आने बाकी हैं। दुनिया के देशों में आपसी तनाव के हालात में मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए संयुक्त राष्ट्र भी है, लेकिन वह भी इस दिशा में नाकाम रहा है। संयुक्त राष्ट्र को न तो रूस यूक्रेन युद्ध को थामने में सफलता मिली और न ही इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का तोड़ निकालने में। पिछले 13 महीनों में फिलिस्तीन, लेबनान में 50,000 से ज्यादा मौतें संयुक्त राष्ट्र की इस विफलता को दर्शाती हैं। दुखद पहलू यह भी है कि तमाम बड़े देशों के आर्थिक हित उन्हें मौन रहने को मजबूर कर रहे हैं। रूस ने अपनी धमकी पर अमल किया तो इसके परिणाम दूसरे विश्व युद्ध से भी भयावह हो सकते हैं। पैरा, शहरीकरण की अंधी दौड़ और विकास की होड़ ने हमारे पर्यावरणीय ढांचे को गहरे संकट में डाल दिया है। राजस्थान पहले से ही जल संकट और बढ़ते तापमान में असामान्य उतार चढ़ाव की चुनौतियों से जूझता रहता है। ऐसे में यहाँ इकोलॉजिकल एरिया की अनदेखी बहुत खतरनाक हो सकती है। हरित क्षेत्रों, झीलों
तालाबों और प्राकृतिक जल प्रवाह क्षेत्रों को संरक्षित करना किसी भी शहर के मास्टर प्लान का आधार होना चाहिए। लेकिन अफसरशाही और शहरी निकायों की लापरवाही ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी है। मौजूदा दौर में दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र के प्रदूषण का हाल किसी से छिपा नहीं है। राजस्थान के कुछ शहर भी इस दिशा में बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे समय पर इकोलॉजिकल एरिया यानी हरित क्षेत्र का महत्व अपने आप ही समझ में आ जाता है। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही राज्य सरकार हरकत में आई और मास्टर प्लान में इकोलॉजिकल एरिया की सुरक्षा को लेकर अब जाकर सख्त चेतावनी जारी की गई है। चिंता इस बात की है कि सरकारी महकमे इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लेते। प्रदेश के शहरों में जल संकट का मुख्य कारण झीलों, तालाबों या अन्य जल प्रवाह क्षेत्रों पर अतिक्रमण है। इन प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण भूजल स्तर को बनाए रखने में मदद करता है, लेकिन जब इन्हें कंक्रीट के जंगलों में बदल दिया जाता है तो जल संकट और गंभीर हो जाता है। झीलों और तालाबों के किनारे अनधिकृत निर्माण पर कार्रवाई करने की बजाय अफसरों की चुप्पी सवाल खड़े करती है। शहरी विकास के नाम पर मास्टर प्लान का उल्लंघन करते हुए रिहायशी और व्यावसायिक परियोजनाओं को मंजूरी दी जाती है। यही समस्या की सबसे बड़ी जड़ है। इकोलॉजिकल क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर न्यायालयों का सख्त रवैया उचित ही कहा जाएगा। आज हम इन क्षेत्रों की रक्षा नहीं करेंगे तो कल का राजस्थान केवल सूखे, आपदाओं और प्रदूषण से जूझता भूभाग बनकर रह जाएगा। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मास्टर प्लान में इकोलॉजिकल क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए कानूनों को सख्ती से लागू करना होगा। विकास का अर्थ केवल कंक्रीट के जंगल खड़ा करना तो कतई नहीं होना चाहिए। स्टॉप।